नमस्कार। मेरे कुछ साथियों ने जानना चाहा है कि जो एग्जम्प्टेड इनकम है, जिस पर टैक्स लगता ही नहीं है, तो ऐसी एग्जम्प्टेड इनकम को रिटर्न ऑफ इनकम में बताने की जरूरत क्या है। उनने ये भी जानना चाहा है कि यदि बताना ही होगा, यदि ऐसी इनकम को रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर, तो उसे कहाँ बताना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जम्प्टेड इनकम को रिटर्न में नहीं बताने पर आपको क्या क्या नुकसान होंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिटर्न ऑफ इनकम में आपको कहां पर एग्जम्प्टेड इनकम को बताना होगा। लेकिन इसके पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है इस वीडियो को वॉच करने के बाद कि आप मेरे ऑलरेडी पब्लिश्ड वीडियोस को वॉच करना चाहेंगे और आने वाले वीडियोस का भी लाभ लेना चाहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का जिसके अंदर इनकम एग्जम्प्ट होती है। सेक्शन 10 है इनकम टैक्स एक्ट का, जिसका हेडिंग है इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। इसलिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब इनकम को टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं होना है तो रिटर्न में क्यों बताना। यहां मैं क्लियर कर दूं कि जो एग्जम्प्टेड इनकम सेक्शन 10 के अंदर बताई गई हैं, उनमें से कुछ ऐसी इनकम है जो चार्जेबल टू टैक्स है अंडर पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम, और हो सकता है किसी में फुल एग्जम्पशन में आपको मिलता है, कुछ में पार्शियल एग्जम्पशन मिलता है। ऐसी कुछ इनकम है सेक्शन 10 के अंदर जो किसी भी हेड ऑफ इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए, रिपोर्टिंग पर्पस के लिए उन एग्जम्प्टेड इनकम को रिटर्न में बताना जरूरी होता है। हम बात करेंगे कि ये क्यों नेसेसरी है एग्जम्प्टेड इनकम को रिटर्न में बताना, क्योंकि यदि आप नहीं भी बताएंगे तो आपने टैक्स का एविडेशन तो नहीं किया है, रिपोर्ट को अंडर रिपोर्ट तो नहीं किया है, क्योंकि वो तो एग्जम्प्टेड इनकम है। लेकिन क्या नुकसान होगा, मैं एक एग्जांपल से आपको बता दूं। एक एम्प्लॉय हैं जिनका रिटायरमेंट हुआ है और उनको ग्रेच्युटी मिली है ₹20 लाख की, उनको कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मिला है ₹40 लाख का, उनको लीव इनकेशमेंट मिला है ₹25 लाख का, और जीपीएफ ₹50 लाख का जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था उनको मिला है टोटल 1.35 करोड़। ये अमाउंट उनको रिटायरमेंट में मिला है। ऐसे अमाउंट आपको रिटायरमेंट के पहले भी जो एग्जम्प्टेड अमाउंट मिल सकते हैं। तो यहां पर उनको जिस साल में रिटायर हुए हैं, उनको जो पेंशन और जो सैलरी इनकम है वो सिर्फ ₹20 लाख है। लेकिन उस ईयर में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए, ये इन्वेस्टमेंट उस ईयर में हो सकते हैं, सब्सिक्वेंट ईयर में भी हो सकते हैं। उनने इन्वेस्टमेंट कर दिया फिक्स डिपॉजिट में ₹20 लाख। उन्होंने एक हाउस परचेज कर लिया ₹60 लाख का। उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा भी परचेज कर लिया ₹40 लाख का, और उन्होंने एक कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया ₹15 लाख का। सो जो एग्जम्प्टेड इनकम है वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है असेट्स में। अब जब रिटर्न ऑफ इनकम आप फाइल करना चाह रहे हैं तो हो सकता है आपके एम्प्लॉयर ने ये जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट है वो बाद में दिए हैं, फॉर्म नंबर 16 में नहीं बताया, और आपकी इनकम उसके अंदर सिर्फ ₹20 लाख बताई जा रही है। तो क्या होगा, आपकी इनकम है ₹20 लाख रिटर्न में, और आपका इन्वेस्टमेंट उस ईयर में 1.35 करोड़ है। नेक्स्ट ईयर में भी यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो भी सिचुएशन यही आएगा कि आपका जो इनकम है पिछले साल में भी आपने जो एग्जम्प्टेड इनकम है वो रिटर्न में नहीं बताई, तो आपके उसके सोर्स को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो मैंने बताया कि इनकम जो इंक्लूडेबल है इन टोटल इनकम, उसको आपको पहले इंक्लूड करना होगा चार्जेबल अंडर द पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम, और फिर उसको एग्जम्प्टेड क्लेम करना होगा। और ऐसी इनकम जो कि किसी हेड ऑफ इनकम में चार्जेबल नहीं है, उसको रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपको बताना होगा। आप चाहे
ITR 1 फॉर्म में चाहिए सहज में, या ITR 4 सुगम में चाहिए, या दूसरे फॉर्म में भी चाहिए। तो आप जब ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसमें मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का एक ऑप्शन होता है। तो आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सही सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं, पेंशनर हैं, या कोई अदर कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं, तो एग्जम्पशन आपके नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है। तो यदि आपने गलत सिलेक्ट कर दिया तो वो आपके लिए एग्जम्पशन क्लेम करने में प्रॉब्लम डाल सकता है। बाकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या सावधानी रखना होती है, इसके लिए मैंने ITR 1 सहज के ऊपर एक अलग से वीडियो पब्लिश किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वॉच कर लीजिए यदि आप चाहें तो। सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं ग्रास टोटल इनकम। जब इस ग्रास टोटल इनकम को आप कंप्यूट करेंगे तो जो एग्जम्प्टेड इनकम आपके पर्टिकुलर हेड में इंक्लूड है और वहां पर एग्जम्पशन अलाउ किया जाता है, तो वहां पर इसके अंदर इसको बताना होगा। मैं डिटेल में इसका डिस्कशन करूंगा। जो थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, डिस्क्लोजर ऑफ एग्जम्प्ट इनकम, ये वो जो इनकम है जो एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 आपको मिली है, लेकिन किसी भी हेड ऑफ इनकम में ये टैक्सेबल नहीं है, तो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए बताई जाएगी। इसके बाद चौथा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है टोटल डिडक्शंस। ये डिडक्शंस वो हैं जो आप चैप्टर 6A के अंदर क्लेम करते हैं, उनके बारे में आज डिस्कशन नहीं करूंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि आप ग्रास टोटल इनकम में गए, जो मैंने बताया था पहला पार्ट रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर। उसके अंदर जैसे जाएंगे आपके ऊपर क्वेश्चन की बौछार होने लगेगी। क्या आप एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 10(14)(1) फॉर ट्रेवल एंड टूर और ट्रांसफर और मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म? हेडिंग यही है, लेकिन 10(14)(1) के अंदर मल्टीपल अलाउंसेस हैं जो आपकी सैलरी इनकम में इंक्लूड होते हैं, और उसके बाद आप एग्जम्पशन के लिए हकदार होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल 2BB। तो आपने यस कहा तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप सिलेक्ट कर लीजिए, अपना क्वांटम भर दीजिए, और आपको जो एलिजिबल एग्जम्पशन अमाउंट है वो मिल जाएगा। यदि नो कहेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। उसका इंफॉर्मेशन फ्लिप करने के बाद यदि आपसे अगला क्वेश्चन आएगा कि क्या आपको कंपलसरी अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस का एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 10(14)(2) के अंदर, फिर से क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पर सिर्फ ये जो अलाउंसेस जो हेडिंग में दिखाई दे रहे हैं वो नहीं है। 10(14)(2) के अंदर नंबर ऑफ अलाउंसेस हैं जो न सिर्फ सिविलियन एम्प्लॉयज को, आर्म फोर्सेस को मिलते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलते हैं, और दूसरे सिविलियन एम्प्लॉयज को भी मिलते हैं। मैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप इस लिस्ट को जाकर देखें, और जब आप रूल 2BB को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से एग्जम्पशन किस लिमिट तक मिलते हैं। तो इनका जैसे ही आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, यस करेंगे, आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे और आप इनके अमाउंट को भरते जाएंगे और एलिजिबल अमाउंट का एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि क्या आप हाउस रेंट अलाउंस पे एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं। तो हाउस रेंट अलाउंस पे यदि आप एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको फिर से सेक्शन 10(13)A के अंदर जो हाउस रेंट अलाउंस मिला है उस पर रूल 2A के कंपटीशन के मुताबिक यदि आपको एग्जम्पशन मिलना है तो मिलेगा। तो यदि आपको हाउस रेंट अलाउंस मिला है, आप एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं, तो आप यस करेंगे, डिटेल फर्निश करेंगे और आपका कंपटीशन आ जाएगा एग्जम्प्टेड अमाउंट का। इसके बाद यदि आपको लीव ट्रेवल कंसेशन या लीव ट्रेवल अलाउंस मिला है
तो उसका एग्जामिशन सेक्शन 10(5) में होता है रूल 2B के मुताबिक। तो यदि वो आपको एग्जामिशन चाहिए तो उसको आपको यस करेंगे, आप डिटेल फर्निश करेंगे, आपको वो एग्जामिशन मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि क्या और भी कोई ऐसा एग्जामिशन है जो आप सैलरी इनकम में से क्लेम करना चाहते हैं, मतलब आपने जो सैलरी इनकम बताई है उसके अंदर वो इंक्लूडेड है और उस पे से आप एग्जामिशन क्लेम करना चाह रहे हैं। वही कंडीशन अदर अलाउंसेस की जो हम बात किए सैलरी में इंक्लूड हो गए, तभी आप क्लेम कर पाएंगे। यदि आप यस कहेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे कि कौन सी कैटेगरी का एग्जामिशन आप क्लेम कर रहे हैं, कितने अमाउंट का एग्जामिशन आप क्लेम कर रहे हैं। तो जो एम्बेसी और हाई कमीशन में काम करते हैं उनको रिम्यूनरेशन पे एग्जामिशन मिलता है 10(6) में। जो लोग सिटीजन ऑफ इंडिया है आउटसाइड इंडिया काम करते हैं उनको अलाउंस परक्यूट मिलते हैं, उस पर एग्जामिशन मिलता है सेक्शन 10(7) में। आपको ग्रेचुटी जो मिली है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, वो भी यहां पर आप क्लेम करेंगे। और यदि आपने गलती से इस अमाउंट को जो ग्रेचुटी आपको मिली लेकिन यहां पर 0 बता दिया या आपके एम्प्लॉयर ने इसको इंफॉर्मेशन नहीं फिलअप की, तो आपकी जिम्मेदारी है इसको करेक्ट करने की। तो ये बताना आप न भूलें यदि आपको मिली है। इसके बाद आगे चलिए, आपको और भी लिस्ट आगे बढ़ जाएगी। आप अर्न लीव का एनकेशमेंट जो हम बात किए थे, हमारे एम्प्लॉय जिसका एग्जाम्पल हम दिए थे उसको मिली थी, तो वो भी यहाँ पर सेक्शन 10(10)A के अंदर इंक्लूड होगी, तो उसको उसके अंदर फिलअप करना चाहिए। इसके बाद कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन भी सेक्शन 10(10)A के अंदर यहाँ पर 0 बताई गई है, लेकिन आपको तो मिली है, तो आपको इसको करेक्ट करके और आपको जो अमाउंट एलिजिबल है उसका सिलेक्ट करेंगे और उसका अमाउंट फिलअप आपको करना होगा। जब आपने सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए तो आपके पास डिफरेंट हेड के अंदर कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम के लिए जो प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आपके पास प्रीफिल्ड डाटा आ जाएगा। आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में यहाँ ब्रेकअप नहीं है 17(1), 17(2), 17(3) ग्रास सैलरी आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं ग्रास सैलरी में जो हमारे एम्प्लॉय का एग्जाम्पल था 20 लाख रुपीज पेंशन और सैलरी मिली कि पेंशन भी सैलरी है, तो यदि वही अमाउंट इंक्लूडेड है तो आपको सोचना चाहिए कि आपको उसके अलावा 1.35 करोड़ रुपीस मिले, वो यहां पर कहीं पर भी इंक्लूडेड नहीं है, तो उसमें से कौन से अमाउंट इंक्लूड होंगे। तो अभी आपने देखा कि जो एग्जम्प्टेड लिस्ट थी सैलरी में से वो मैंने आपको बताई, उसके बाद जो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए मैं आगे आऊंगा। तो आप यदि देखते हैं कि आपकी ग्रास सैलरी गलत बताई है आपके एम्प्लॉयर ने या एग्जाम्पशन का अमाउंट गलत बताया है, तो आपको एडिट करने का ऑप्शन होगा। आप जैसे ही एडिट करेंगे आपको स्क्रीन आ जाएगी जिसके अंदर सैलरी एज पर सेक्शन 17 में आपके एम्प्लॉयर ने नहीं बताई है, फॉर्म नंबर 16 में प्रीफिल डाटा में नहीं आई है, तो या तो आप एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करें कि जो आपको मैंने बताया कि एग्जांपल दिया था आपको कि आपको ग्रेजुएटी मिली है, आपको लीव इनकेशमेंट मिला है, आपको कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मिला है जो 17(1) में है, उसने इंक्लूड नहीं किया है, तो आप उनको बता दीजिए उसको इंक्लूड कर लें। और ये यदि वो नहीं कर पाते क्योंकि उनने कोई टैक्स डिडक्शन सोर्स नहीं किया और वही एग्जम्प्टेड इनकम आपको दी है, क्योंकि आपको पेंशन देने वाला तो बैंक हो जाता है, तो यदि उसने नहीं बताया तो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर आप ग्रास सैलरी में इंक्लूड कर लीजिए। और उसके बाद जो एग्जम्प्टेड अलाउंसेस हैं उसके अंदर भी हम ऑलरेडी उसको क्लेम कर चुके हैं, तो यदि सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं हुआ तो एग्जम्प्टेड अमाउंट आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सैलरी से भी ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आइटम आता है कि जो इनकम में इंक्लूड नहीं है लेकिन एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10, तो उनको आप कहां बताएंगे। तो मैंने आपको बताया था जो एक पार्ट था ऑनलाइन रिटर्न के अंदर डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्टेड, सो इसके अंदर आपको नेचर ऑफ एग्जम्प्ट इनकम
आएगा और उसमें कैटेगरी लिखी हुई कौन सी कैटेगरी है और अमाउंट कितना है जो एग्जम्प्ट इनकम आप बताना चाह रहे हैं। आप जैसे एड ऑप्शन को करेंगे आपको ऑप्शन मिलते चले जाएंगे। माने कि आपको एग्रीकल्चर इनकम है, मैंने बोला ITR 1 और 4 जो भर रहे हैं उनके लिए वो 5000 तक एग्रीकल्चर इनकम है, उसके अंदर जिनकी है वही उसको भर सकते हैं, लेकिन ITR 2 और 3 जो भर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो भी एग्रीकल्चर इनकम है वो बता सकते हैं। तो एक एग्रीकल्चर इनकम माने कि आपकी है 5000 रुपीज, आपने बता दी। उसके बाद आपका दूसरी भी एग्जम्प्ट इनकम है, तो आप जो साइड बार है उस साइड बार को जैसे नीचे करेंगे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते चले जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने पहला दिया है, एनी अमाउंट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर, वो आपको मिला है तो वो आपको मिल जाएगा। आप उसको ऐड कर दीजिए, अमाउंट मेंशन कर दीजिए, इंक्लूड हो जाएगा। आप रिटायर हुए, आपको ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी से पेमेंट मिला है या कोई दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी से जो सेक्शन 10(10)(d) के अंदर मैच्योरिटी अमाउंट एग्जम्प्ट है, इस पर भी मैंने अलग सा वीडियो पब्लिश किया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये जो अमाउंट है वो आप यहाँ एग्जम्प्ट क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ इस कॉलम के अंदर कैटेगरी सिलेक्ट करके आप अपना अमाउंट डाल देंगे। जो लोग स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, GPF, जनरल प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा आपको मिला है, तो वो अमाउंट, जैसे हमारे एम्प्लॉय के केस में भी उनको जनरल प्रोविडेंट फंड से अमाउंट मिला था, तो वो वहाँ सैलरी इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं है, वो यहाँ पर उनको बताना पड़ेगा। और यहाँ पर बताने के बाद उनको कैटेगरी मिल गई, अमाउंट हो गया, तो वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा रिपोर्टिंग पर्पज के लिए। जो लोग रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको भी उनके रिटायरमेंट के समय या जो कंडीशन है, जो रूल्स है उसके अंदर प्रिस्क्राइब के मुताबिक जो एग्जम्प्ट अमाउंट है वो यहाँ पर बताया जाएगा। जो एग्जम्प्ट नहीं है वो आपका एम्प्लॉयर आपके सैलरी इनकम में इंक्लूड करेगा। जो लोग अप्रूव्ड सुपर एन्युअल फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी भी सिचुएशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की तरह ही है। जो आपको मिला है एग्जम्प्ट वो आपको यहाँ बताना होगा, लेकिन जो चार्जेबल है वो सैलरी के अंदर आपका एम्प्लॉयर बताएगा। आपको स्कॉलरशिप मिली, जो MP MLS MLC को अलाउंसेस मिलते हैं, गवर्नमेंट ने जो अवार्ड इंस्टीट्यूट किए, डेफिनेटली जो 1016, 1017 या 1017A के अंदर जो प्रोविजन है उसके मुताबिक आपको एग्जम्पशन मिलेगा। एम्प्लॉयज को परमवीर चक्र मिला है, महावीर चक्र मिला है, वीर चक्र मिला है, कोई दूसरा गैलेंट्री अवार्ड जो 1018 के अंदर बताया है, और उनको पेंशन मिलती है वो एग्जम्प्ट है। उनको नहीं, उनके फैमिली मेंबर को जो मिलती है वो भी एग्जम्प्ट है। तो यदि यहाँ पर वो इनकम है तो यहाँ पर आप बताएंगे। डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन है वो भी यहाँ पर एग्जम्प्ट है। आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो फैमिली पेंशन है, जब डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्स पर्सनल, उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलती है वो भी एग्जम्प्ट है। इसके बाद कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जिसके अंदर शेड्यूल ट्राइब्स की इनकम माफ है, इसी तरह के प्रोविजन वो दूसरे भी हैं। लेकिन उसके बाद में एक और ऑप्शन आपके पास आएगा कि क्या इसके अलावा भी कोई आपकी इनकम है, एग्जम्प्ट इनकम, एनी अदर। सो आपको उस इनकम को बताना होगा यहाँ पर, तो वो भी इनकम बताकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से सारी जो एग्जम्प्ट इनकम है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक आपकी इनकम में इंक्लूड होकर आपने जितना एग्जम्पशन अलाउबल क्लेम कर लिया, दूसरी आपने रिपोर्टिंग पर्पस के लिए बता दी। फायदा मैंने बता दिया कि यदि आपने एग्जम्प्ट इनकम मिली है और उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट किया है, तो यदि वो रिटर्न के अंदर इनकम नहीं बताई गई है तो जो इन्वेस्टमेंट हो सकता है डिस्प्रोपोर्शनेट मान लिया जाए और आपका रिटर्न स्क्रूटनी में आ जाए या डिपार्टमेंट कोई दूसरा एक्शन आपके खिलाफ कर दे। यहाँ पर एक एम्प्लॉयर की या डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि सेक्शन 203 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में यह कहा गया है कि जो एम्प्लॉयर है वो फॉर्म नंबर 16 इशू करेगा, और उसके पार्ट बी के अंदर, लेकिन फॉर्म 16 तभी इशू होता है जबकि उसने टैक्स डिडक्शन किया है आपके केस में। तो कभी कभी यह सिचुएशन बनती है कि आपका सब्सिक्वेंट ईयर में जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है, जैसे कि ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड,
आपका कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, लिव इनकैशमेंट बाद में मिला हो, वो सभी एग्जम्प्ट है, तो उस पर टीडीएस नहीं किया हो और आपका पेंशन तो आपको बैंक देता है, तो वो पेंशन बैंक अपने फॉर्म 16 में उसको इंक्लूड नहीं करेगा और आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म नंबर 16 नहीं देगा, तो ये प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं आएगा। तो ऐसे केस में आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको एडिट करते समय अपनी सैलरी के अंदर उन अमाउंट्स को इंक्लूड कर लें जो इंक्लूड होना चाहिए और उसके बाद ही उनको एग्जम्प्ट क्लेम करें। यहाँ आप देख लीजिए फॉर्म नंबर 16 के अंदर वो सारे कॉलम है जो रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर है। इसका मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आपके एम्प्लॉयर ने दी वो वहां पर इंपोर्ट हो रही है, गलत है तो करेक्ट करना है, क्योंकि आप जब ऑनलाइन फाइल करने जाते हैं रिटर्न को वैसे ही ऑप्शन आता है कि जो प्रीफिल्ड डाटा है आप उसको यदि गलत है तो उसको करेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए एम्प्लॉयर आपको जो एग्जम्प्टेड इनकम है, सैलरी जो आपको दी गई है उसमें से कौन कौन से अलाउंसेस आपको एग्जम्प्ट किए गए हैं उसने, उसका डिटेल वो देता है। और ऐसे एग्जम्प्टेड इनकम जो टैक्सेबल नहीं है उसका ब्रेकअप वो देता है। और जो अदर अमाउंट एग्जम्प्ट किए हैं सेक्शन 10 में उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसको देना होती है। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से जो एग्जम्पशन उसने अलाउड किए हैं उनको कम करके आपकी टोटल इनकम कम ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट होती है और उसके बाद आपको चैप्टर 6 से डिडक्शन मिलते हैं। मैंने आपको रिटर्न ऑफ इनकम में एग्जम्प्टेड इनकम क्यों बताना जरूरी है और क्या नुकसान हो गए इसके बारे में जानकारी थी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपनी लाइकिंग जरूर शेयर कर दीजिए, भूलिए नहीं, क्योंकि सारे लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं वो अपनी एग्जम्प्टेड इनकम को रिटर्न में न बताने की भूल कर सकते हैं और उसके कारण उनको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है या कोई दूसरी कार्रवाई हो सकती है। तो उन तक आप शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।